हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 को फोकस में रखकर अपना स्टूडेंट जो जनरल अवेयरनेस की रिवीजन है इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट, इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग स्टूडेंट्स असल में क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स को। तो कैटेगरीज के हिसाब से हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। हमने नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, अब हमारी थर्ड कैटेगरी है इंपॉर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स जो पिछले कुछ महीनों में हुए। इसमें G7, G20 ऐसे काफी सारे इवेंट्स के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लास प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होगी। आप लोग जब भी इस क्लास को देखते हो, चाहे रिकॉर्डिंग चाहे बाद में जहां पर भी देखते हो, कोशिश करो कि एक पेन और एक नोट पैड जो भी कुछ साथ में लेकर बैठो, ताकि जितने भी क्वेश्चंस आप उसको अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आप कितने उसमें से सही करते हो। ठीक है, ठीक है सुन, शुरू करते हैं इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी। क्लास को सुन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं अभिपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में, जिसके सारी डिटेल्स जो है सब कुछ आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी वहां मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आपको पूरी जर्नी में किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस की जरूरत है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कहीं पर आपको और कंटेंट की जरूरत है और मटेरियल की जरूरत है, कहीं आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी और वीडियोस देखनी पड़ेंगी और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से पूरी कर सकते हो। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कोर्स वगैरह परचेज करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कोर्स दे दिया कि आप पढ़ो, जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहां ये माइक्रो कोर्स आपको मदद करेगा। ठीक है, ठीक है सुन, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जो G7 का पार्ट नहीं है? चाइना, यूएस, इटली और जापान, इनमें से कौन G7 में नहीं है? वैसे तो आपको यहां से ही मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे चाइना दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और आपको पता है G7 G20 तो बने ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के यूनियन से, पर चाइना G7 में नहीं, क्योंकि G7 बना था 1975 में, तब चाइना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं होता था। G7 में है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। हाँ, चाइना G20 में जरूर है। आप में से कुछ आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। चाइना, कुछ लोगों को लग सकता है ये G8 क्या है। हुआ क्या था, ये G7 है ना, जब रशिया सोवियत यूनियन से अलग होकर अलग एक कंट्री बना, ये हुआ था 1991 में, जब रशिया कंट्री बना था, तब इन्होंने रशिया को अपने ग्रुप में ऐड करके G8 बनाया। पर जब 2014 में 2014 में रशिया ने पहली बार अटैक किया, फर्स्ट टाइम रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, ये रशिया का दूसरा अटैक है यूक्रेन पे 2014 में, जब पहली बार जिसमें उन्होंने क्राइमिया छीन लिया था, तब इन्होंने G8 को खत्म कर दिया। तो आज दुनिया में G7 है और G20। ये बना था 1970s में, ये बना था लेट 1990s में, ये 99 में बना था, 99, ये 75 में। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हो ग्रुपिंग को। एक बार मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए G20, G8, G7 कौन कौन सी कंट्रीज के इस ग्रुप में। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए अच्छे से। आगे चलते। अच्छा, बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ हमारी कंट्री में, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हुई। आपने देखा होगा उसमें एक सिंगोल की स्थापना की गई। बिल्कुल लोकसभा में जो स्पीकर की चेयर है उसके पास इस सिंगोल को रखा गया। अब आपसे पूछ रहे हैं, ये जो टर्म है ना सिंगोल, ये जो नाम है इसका सिंगोल, ठीक है, असल में इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी, राइटलीनेस, हार्ड वर्क या विक्ट्री ऑफ ट्रूथ? तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़े से कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा ताकि आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सको। तो असल में सिंगोल का मतलब क्या होता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा है। इंटीग्रिटी, राइटलीनेस, हार्ड वर्क या फिर विक्ट्री ऑफ ट्रूथ? और आपको पता होगा ये जो सिंगल है, तो इस सिंगोल की जो पूरी कहानी है ना, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैंने इस पे एक प्रॉपर डाटा बनाया, वहां पर आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ सिंगोल की पूरी कहानी के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर सुन, राइटनेस। मतलब जब आप कोई चीज डिजर्व करते हो, आप उसको आपने उसके लिए हार्ड वर्क किया, आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो 28 मई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को। ये पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ठीक है, और देखते। तो जिस सिंगोल है, जो वो एक गोल टाइप स्टिक्स है ना, उसका असल में नाम है सिंगोल। बिल्कुल स्पीकर की सीट के बगल में उसकी स्थापना की गई। असल में जो सिंगोल है ना, ये तमिल वर्ड सेमाई से आया। ठीक है, ये जो सिंगोल का पूरा आप कह लो कि एक रिचुअल रखा गया, ये हमने रखा इसके लिए हम इंस्पायर हुए फ्रॉम चोला एम्पायर। उसमें होता था कि जब एक रियासत या फिर एक राजा से दूसरे राजा को पावर दी जाती तो ऐसे सिंगोल दिया जाता। ठीक है, तो वहां से असल में पूरा कंसेप्ट आया है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे थे तो उन्होंने उस टाइम पे पूछा इंडियन गवर्नमेंट को कि अब आप गवर्नमेंट में आ जाओगे तो आप चाहते हो कोई अलग से सेरेमनी हो, तब ये सिंगोल की सेरेमनी रखी गई थी। और ये वाला जो सिंगोल है,
जो आप यहाँ देख रहे हो, ये असल में इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम से, मतलब तब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू को दिया गया था। उसके बाद काफी सालों तक ये म्यूजियम में पड़ा था, इसको वापस लेकर आए और इसको पार्लियामेंट में प्लेस किया गया। आई होप आप यहाँ पर जो पूरी कहानी है इसको समझ पाए, या पिक्चर्स भी देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो रिसेंटली G7 का भी समिट हुआ। देखो G20 तो इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है, मेन समिट है सितंबर मंथ में, जहां सारे वर्ल्ड लीडर्स, जो G20 लीडर्स और जिनको इंडिया ने इनवाइट किया, सब आएंगे इंडिया। न्यू दिल्ली में समिट होगा सितंबर में। यहां पूछ रहे हैं कि G7 का समिट हुआ रिसेंटली, ये G7 कंट्रीज के नाम और उनके फ्लैग। इंडिया G7 मेंबर नहीं है, ठीक है, पर इंडिया को इन्वाइट किया गया था तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। पूछ रहे हैं कि रिसेंटली जो G7 का समिट हुआ ना साल 2023 में, 2023 में, ये किस कंट्री ने होस्ट किया। एक सेकंड में ना जो ऑप्शन लास्ट वाला है इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके लिए, हाँ अब आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो G7 का समिट हुआ जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया, किसने होस्ट किया। देखो साउथ अफ्रीका और ब्राजील तो होस्ट ही नहीं कर सकते, तो मेंबर्स ही नहीं है। यूएसए और जापान दोनों मेंबर्स हैं। रिसेंट वाला समिट हुआ था जापान में एक जगह है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी, हिरोशिमा, वहां उन्होंने होस्ट किया था। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो 19 से 21 मई के बीच में हुआ था और इनवाइटेड के लिस्ट में आपको इंडिया भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो इंडिया, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल। आगे चलो नेक्स्ट। तो एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसा इवेंट जो बहुत न्यूज में रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि सही है, ठीक है, कोर्ट भी पहुंचा ये चीज। तो क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक स्टेट ने लॉ को चेंज किया, ठीक है। वो लोग ऐसा कानून लेकर आए जिससे वो जलीकट्टू, ये जो स्पोर्ट है ना इसका नाम है जलीकट्टू। तो रिसेंटली एक स्टेट एक ऐसा कानून लेकर आई जिससे उन्होंने जलीकट्टू को आप कह लो एक तरह से लीगल कर दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको इसमें कोई गलती दिख नहीं रही कि हम इस कानून को हटाएं, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं ये वो कौन सी स्टेट है जिस स्टेट ने कानून बनाया जिससे जलीकट्टू लीगल, मतलब सपोर्ट किया जलीकट्टू को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पे कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं रखी, ठीक है। अब आपको बस ये पता होना चाहिए जो जलीकट्टू का स्पोर्ट है जिसमें होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो कोशिश करेंगे कि एनिमल का जो हम्प है उसको होल्ड करने की, ठीक है, उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए जलीकट्टू कौन सी स्टेट में एक बहुत फेमस स्पोर्ट है, जो कि आई होप आपको बिल्कुल पता होगा, तमिलनाडु। बेसिकली तमिलनाडु का ये बहुत बड़ा स्पोर्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बोला कि जो कानून बनाया गया, ठीक है, जिसमें जल्लीकट्टू को एक तरह से लीगल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आप कह सकते हो कि अलग से उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। असल में 3 स्पोर्ट्स है। तमिलनाडु में है जल्लीकट्टू, कर्नाटका में कंबाला, जिसमें आपने शायद अगर आपने वो बहुत ही फेमस मूवी देखी हो जो रिसेंटली आई थी कंतारा, उसमें क्या होता है मूवी की शुरुआत में कि 2 शायद बफेलोज होती हैं, वो जो राइस का खेत है ना उसमें बहुत तेजी से भागते हैं, जो उनका हैंडलर होता है वो भी साथ साथ में भागता है, ठीक है, हल्का हल्का पानी भी होता है वहां पर। तो जल्लीकट्टू, कंबाला और बुल कार्ट रेसिंग, आपने देखा होगा कि जो बुल्स हैं उसके पीछे वो जो बैलगाड़ी टाइप है वो बांध के उसको भगाते हैं काफी। तो इन तीनों स्पोर्ट्स को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र उन्होंने अपने लॉस को थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं अमेंड किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऑब्जेक्शन उस पर कोई नहीं रखी, और यही रिसेंटली पूरी न्यूज थी, ठीक है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं ये तो कानून ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कानूनों में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन सा शहर है जिसने रिसेंटली होस्ट किया 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। तो इंडिया का एक सिटी है, इसने ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को रिसेंटली होस्ट किया। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुणे या फिर मैसूर, कोशिश करो। एक सेकंड, ठीक है। तो रिसेंटली 5th एडिशन, 5वां एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल होस्ट किया गया इंडिया के एक शहर में। आपको पता है आयुर्वेदा हो गया, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके हैं किसी को क्योर करने के, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस भी इंडिया में, और इंडिया ही इसको दुनिया में सबसे ज्यादा प्रमोट भी करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी सिटी है जहां पर 5वां एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का रखा गया। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम,
पुणे या फिर मैसूर। तो इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है कैपिटल ऑफ केरला तिरुवनंतपुरम। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि आपको साथ के साथ अपने क्वेश्चन जो है, मतलब जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, मैं पढ़ रहा हूं जब आपके लिए, आपने कोशिश करनी है उसका आंसर ढूंढने की। ऐसे नहीं कि बस आपने वेट करना है कि अब क्या आंसर होगा, आपने कोशिश करनी की आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल हेल्थ चैलेंजेस जो दुनिया भर में उस पर फोकस किया गया, काफी बड़े स्केल पे इस इवेंट को इंडिया ने होस्ट किया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सा एयरपोर्ट है? और ऑप्शन से आपको एक चीज पता में लग गई कि सारे के सारे एयरपोर्ट इंडिया में ही है। पूछ रहे, और ऐसा नहीं क्वेश्चन कि सिर्फ इंडिया का, पूछ रहे हैं कि एक ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया में जिसको मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड, मतलब दुनिया में टाइम के हिसाब से चलने वाला बेस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, इंडिया में एक एयरपोर्ट को टाइटल दिया गया, दिल्ली एयरपोर्ट को टाइटल मिला है, कोची, गुवाहाटी या हैदराबाद। तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड? तो पंक्चुअल का यही मतलब है कि जो फ्लाइट्स लैंड होती हैं, टेक ऑफ होती है, काफी टाइमली होती है यहाँ पर। मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड का टाइटल दिल्ली एयरपोर्ट, कोची जैसे, गुवाहाटी एयरपोर्ट या हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, कोची एयरपोर्ट अपनी जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए भी बहुत फेमस है, पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आप देख सकते हो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओनली एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड जिसने 90% ऑन टाइम परफॉर्मेंस मार्क को क्रॉस किया और बन गया मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते। वो कौन सा शहर है जहां इनॉग्रेट किया गया था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे निकला था। अभी आपको डेट बताता हूँ कब था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, मुझे थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पे गए थे शायद 20th को, तो 19th मई को था। ठीक है, शायद हाँ 19th को था, मैं आपको भी डेट बताता हूँ, या 19th मई को था, 18th मई को था। तो पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में इनॉग्रेट किया गया? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर चेन्नई? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इनॉग्रेट किया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ 18th ऑफ मई को था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, तो 18th ऑफ मई को प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो की इनॉग्रेशन करी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इस दिन क्या था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे था इस दिन दुनिया भर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है दुनिया में, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया दुनिया में सबसे ज्यादा मेटरनल, न्यूबॉर्न और स्टिल बर्थ्स, इससे रिलेटेड जो डेथ्स वगैरह हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा किस रीजन में हो रही है, किस जैसे इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके लिए हमको जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल जब बर्थ टाइम वाला जो टाइम है उस टाइम पे उनको न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पूछ रहे हैं कि वो कौन सा रीजन है जहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखी गई फॉर मेटरनल, न्यूबॉर्न एंड स्टिल बर्थ्स? क्या सब सहारन अफ्रीकन रीजन में सबसे ज्यादा डेथ देखेंगे इस रीजन, इस प्रॉब्लम से जुड़ी? सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा डेथ देखेंगे? एज द कंट्री इंडिया में सबसे, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स के हिसाब से इंडिया भी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर पे भी और बहुत सारा काम किया जा सकता है, पर रीजन के हिसाब से देखें तो सब सहारन अफ्रीकन, सेंट्रल एशिया, सदर्न यूरोप या साउथ अमेरिका। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब सहारन अफ्रीकन रीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वैसे कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया में ये प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा है, पर रीजन के हिसाब से सब सहारन अफ्रीकन रीजन, सेंट्रल और सदर्न एशियन रीजन, यहां पर प्रॉब्लम काफी बड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग बड़ी बात सुनते हैं अरब, ये अरब रीजन है। अरब क्या असल में ये जो रीजन है ना, मिडिल ईस्ट हो गया और अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट होगा, ये होता है अरब। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अरब लीग, इन ये जो अरब कंट्रीज है इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ अरब लीग, तो कह रहे हैं कि 11 साल के बाद किस कंट्री को वापस से अरब लीग ने अपना पार्ट बना लिया? 11 साल पहले एक पर्टिकुलर कंट्री में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी आ गई थी, तो उस टाइम पे अरब लीग ने इनको बाहर निकाल दिया। अब 11 साल के बाद वापस से ये जो कंट्री अरब लीग के मेंबर बन चुकी है, क्या ये इजराइल है, ईरान है, सीरिया है या यूएई है? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कि वो कौन सी कंट्री है जिस कंट्री ने, मतलब अरब लीग ने जिस कंट्री को अपना 11 साल के बाद वापस से मेंबर बना लिया, इजराइल, ईरान, सीरिया या यूएई? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है सीरिया।
तो आप देख सकते हो कि अरब लीग ने रीएडमिट किया है सीरिया को 11 ईयर्स की एब्सेंस के बाद, ठीक है। और सीरिया को असल में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे सीरिया में, जिसपे सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे आज से 11 साल पहले, तब सीरिया को अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया था। सीरिया की कैपिटल क्या होती है? सीरिया की कैपिटल होती है डमास्कस, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंट इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बनाएगा और इस पैनल का काम होगा सेम सेक्स कपल जो, मतलब वैसे तो अभी ये इंडिया में ये चीज लीगल है, पर कहीं ना कहीं अभी भी जो सेम सेक्स कपल है उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो इस सब डिस्प्यूट के ऊपर एक पैनल बनाया जाएगा बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया सुप्रीम कोर्ट को। अब ये पैनल को हेड कौन करेंगे? क्या होम मिनिस्टर हेड करेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको पता है ना हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ऑफिसर है इंडिया में, वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग आईएएस ऑफिसर अभी है राजीव गौबा। क्या नीति आयोग के सीईओ जो है वो होस्ट करेंगे इस पैनल को, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर इंडिया में स्मृति ईरानी जी वो होस्ट करेंगे? तो आप पूछ रहे हैं कि ये जो पैनल है जिसका काम होगा कि जो सेम सेक्स कपल है उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अभी भी क्या क्या दिक्कतें हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस पैनल को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वो कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, 8 मेंबर्स हैं, 8 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ कंट्रीज हैं जो 8, उसके जो मेंबर्स हैं उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 4th and 5th ऑफ मई को। ये जो मीटिंग है असल में जो जुलाई में लीडर समिट होना है जिसमें कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आएंगे, और इंडिया ने ये भी बता दिया कि जो जुलाई में लीडर समिट होगा ये वर्चुअली होगा। इंडिया इसको मतलब एक फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, वर्चुअली होस्ट करेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर वर्चुअली होस्ट करते तो पुतिन, शी जिनपिंग सब इंडिया आते, शायद इंडिया अभी इतना कंफर्टेबल नहीं था पुतिन को होस्ट करने में, ठीक है। हो सकता है ऐसे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये जो मीटिंग है ना 4th and 5th ऑफ मई को रखी गई थी एससीओ कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं एस जयशंकर जो संभालते, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि थीम क्या, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ। तो हम 2023 में G20 के साथ साथ एससीओ को भी होस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो इंडिया एससीओ होस्ट कर रहा है 2023 में, उसका थीम क्या है? सिक्योरिटी एससीओ, पीस एससीओ, ग्रोथ एससीओ, यूनिटी एससीओ, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली जो मीटिंग थी इसको न्यू दिल्ली में रखा गया था, यहीं पर होनी थी जुलाई में लीडर समिट पर। अब इंडिया कह रहा है कि जब इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम इसको वर्चुअली रखेंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं जो इंडिया ने 2023 में 2023 में लीडर समिट इंडिया ने होस्ट किया है, मतलब अभी भी चल रहा है, अभी भी काफी सारी मीटिंग्स बची हैं, इसका थीम क्या है? सिक्योरिटी एससीओ, पीस एससीओ, ग्रोथ एससीओ, यूनिटी एससीओ। तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सिक्योरिटी एससीओ। ये थीम रखा गया है, इंडिया जो चेयर करेगा पूरे साल। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ कंट्रीज उनको होस्ट किया गया हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। इन सॉरी यहां पर मैंने क्या बोला, न्यू दिल्ली में होगा। लीड मतलब होना था जुलाई वाला समिट, अब तो वो वर्चुअली होगा। ये मीटिंग गोवा में हुई थी, ये मैं आपको शायद, हाँ अच्छा यहाँ पर बताना ही भूल गया, गोवा में हुई थी वाली मीटिंग। इसमें पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर ना बिलावल भुट्टो वो भी आए थे, ठीक है। ये रहे पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गोवा में मीटिंग रखी गई थी और एस जयशंकर ने होस्ट किया था। बाकी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को थीम दे सकते हो सिक्योर एससीओ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एससीओ कंट्रीज हैं, जैसा आपको पता है एससीओ के 8 मेंबर्स हैं और बहुत ही जल्द नेक्स्ट जो नया मेंबर है ईरान भी एक फुल मेंबर बन जाएगा, तो टोटल 9 मेंबर हो जाएंगे एससीओ के, ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट समिट्स और इवेंट्स के मिले मैंने आपके साथ कवर किए। ऐसे भी काफ़ी सारी और कैटेगरीज हैं, काफ़ी सारी और टॉपिक्स हैं जिस पर मैं ये क्लास लाता रहूँगा और हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।